बच्चों, आज हम हिंदी पद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। हिंदी पद्य साहित्य के विकास को 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय है 743 ईस्वी से 1343 तक। भक्तिकाल का समय है 1343 से 1643 ईस्वी। रीतिकाल का समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। आज हम इस वीडियो में रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल का समय 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, रीतिकाल कहा जाता है। इस काल के कवियों ने ये श्रृंगारिक छंद भी रचे, तो वे स्वतंत्र होकर श्रृंगार रस की सामग्री के लक्षणों के उदाहरण होने के कारण रीतिपदी थे, इसलिए इस काल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई। श्रृंगार की रचनाओं की प्रमुखता के कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के समय की राजनीतिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार थी। राजनीतिक दृष्टि से ये काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद नरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा। सन 1857 ईस्वी की देशव्यापी क्रांति के पश्चात अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड के रजवाड़ों का भी अंत मुगल साम्राज्य के समान ही हुआ। इस समय की सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार थी। यह काल गंभीर अधपतन का काल था। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतवाद शाही जितने भी दोष होने चाहिए इस काल में विद्यमान थे। जन साधारण की दशा बड़ी ही खराब थी। सेठ साहूकार भाग्यवादी थे। विलास के उपकरणों की खोज, उनका संग्रह तथा सुरा सुंदरी में डूबे रहना अभिजात वर्ग अपना अधिकार समझता था। मध्यम और निम्न वर्ग के लोग उसका अनुसरण करते थे। इस समय की सांस्कृतिक परिस्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। संतों एवं सूफियों के उपदेशों से प्रभावित होकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने हिंदू और इस्लाम संस्कृति को निकट लाने का जो प्रयास किया, वह औरंगजेब की कट्टरवादी नीति के कारण समाप्त हो गया। विलास वैभव का खुला प्रदर्शन हो रहा था। धार्मिक नियमों का पालन करना कठिन हो गया था। भक्तिकाल तथा हिंदी काव्य प्रौढ़ता को पहुंच चुका था। भक्तिकालीन कवियों में सर्वप्रथम नंददास ने नायिका भेद पर रस मंजरी नामक पुस्तक की रचना की। संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा पर हिंदी काव्य में रीति के वास्तविक प्रवर्तक केशवदास जी हैं। इस दृष्टिकोण से रचे गए कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके बाद हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा निरंतर विकसित होती गई और इस युग को 3 भागों में बांटा जाता है। रीतिकाल की 3 धाराएं प्रसिद्ध हैं। पहली धारा है रीतिबद्ध, दूसरी है रीतिमुक्त और तीसरी है रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका। दूसरे कवि हैं देव भिकारीदास ग्वाल। रीतिमुक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। रीतिसिद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं बिहारीलाल, बिहारी सतसई। बिहारीलाल रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित सतसई के दोहों में गागर में सागर के दर्शन होते हैं। कहा भी गया है इनके दोहों के लिए, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास जी की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। अब हम रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रीतिकाल में प्रमुख रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इस काल का अधिकतर काव्य श्रृंगार प्रधान है। इस युग के कवि एवं कलाकार साधारण वर्ग के होते थे, तथापि इनका बड़ा सम्मान था। कवियों एवं कलाकारों को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचि के अनुसार काव्य सृजन करना पड़ता था। विलासी आश्रयदाताओं के लिए रचा गया इस युग का काव्य श्रृंगार प्रधान हो गया। भूषण जैसे कुछ कवियों ने वीर रस की रचना भी की थी।
दोहा, सवैया, घनाक्षरी, कवित्त जैसे छंद उस समय के प्रचलित थे। रीति मुक्त कवियों में भाव की प्रधानता देखी जा सकती है। इस समय की काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। इस काल के कवियों की प्रवृत्ति इस समय की काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी और इस काल के कवियों की प्रवृत्ति रीति संबंधी ग्रंथ रचने की थी। अतः हिंदी काव्य का ये उत्तर मध्य काल रीति काल के नाम से पुकारा गया। इस काल का काव्य दरबारी संस्कृति और विलासिता का प्रतीक है। रीति काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल भी है। रीति काल के कुछ संबंधित प्रश्न इस प्रकार बनते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं लक्षण या रीति ग्रंथों का सृजन। दूसरी विशेषता है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। तीसरी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। चौथी विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। पांचवी विशेषता है सवैया और दोहो छंदों का विशेष रूप से प्रयोग। छठी विशेषता है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। सातवीं विशेषता है आश्रित कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अगला प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी लाल। रीतिकाल के कवियों की शाखाओं का नाम लिखिए। प्रमुख शाखाओं का नाम है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी है रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध के कवियों के नाम भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों में आते हैं केशवदास और बिहारी लाल। अगर पूछा जाए कि रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम बताइए, तो रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम हैं आलम बोधा। रीति के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं भी परीक्षाओं में अक्सर आ जाती हैं। तो कवि हैं केशवदास। केशवदास की रचना रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। दूसरी है भूषण। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की रचना है रसराज, ललित ललाम, सतसई। और बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई। अगले हैं पद्माकर। इनकी रचना है पद्माभास, जगत विनोद, गंगा लहरी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल का नाम क्यों दिया गया? अक्सर ये भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम क्यों दिया गया? तो रीति अर्थात रस, छंद, अलंकार, नायिका के भेद को आधार बनाकर रचना करने से इसका नाम रीतिकाल दिया गया। अब आता है रीतिकाल का योगदान। भले ही रीतिकाल राजनीतिक दृष्टि से पराभव तथा सामाजिक दृष्टि से शोषण, पीड़ा एवं घोर असंतोष का युग था, लेकिन इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जीवन में सरसता का संचार किया। साहित्यिक दृष्टि से इस काल में अनेक नवीनताएं दृष्टिगोचर हुईं। ब्रज भाषा का विकास हुआ, भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा का विकास हुआ, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन हुआ, छंदों के प्रभावी प्रयोग आदि दृष्टियों से रीतिकाल का हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान रहा है। आज हमने इस वीडियो में रीतिकाल का अध्ययन किया, उसके कुछ प्रश्नों को जाना, समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये रीतिकाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।